हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 12th में। आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी बुक की मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स की लास्ट एक्सरसाइज 4.6 आपको कराएंगे। इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से आप मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं और उसमें हम डिटरमिनेंट का भी यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले कि सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो होता किस तरह से है और उसके अंदर क्या क्या टाइप्स होती हैं। देखिए हमारे पास सपोज देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है। तीन इक्वेशंस का एक सेट है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये तीन इक्वेशंस गिवन है आपको। इसमें x y z हमारे वेरिएबल हैं और a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 जो है ये x y और z के कोफिशिएंट्स हैं। तो इसको हमने सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं x के y के और z के, इनके कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनेगा, उसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स A। तो मैट्रिक्स A के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। इसका ऑर्डर है 3x3, 3 रोज 3 कॉलम। ऐसे एक मैट्रिक्स हम लिखेंगे x, ये मैट्रिक्स होगा वेरिएबल्स का, यानी x y और z का। इसका ऑर्डर है 3x1 क्योंकि 3 रो है इसके अंदर और 1 कॉलम है। और जो राइट साइड पे हमने कांस्टेंट लिखे हैं d1 d2 d3, इनका एक मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स B से डिनोट करेंगे d1 d2 d3। इसका ऑर्डर भी है 3x1। तो इन मैट्रिसेस को अगर आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें ax इज इक्वल टू b, तो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन जाता है। अब इस मैट्रिक्स इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और जो मैट्रिक्स x है जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स लिखे थे x y और z, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो देखिए कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स A है तो मैं लिख रहा हूं प्री मल्टीप्लाइंग, प्री मतलब होता है पहले, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे बाय A इनवर्स से। प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय A इनवर्स जब आप लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए A इनवर्स A x एज इट इज इक्वल टू राइट साइड में लिखा जाएगा A इनवर्स B। और आपको पता है A इनवर्स और A जो होता है दैट इज इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू x इज इक्वल टू A इनवर्स B। और किसी भी मैट्रिक्स x को जब आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही मैट्रिक्स मिल जाता है हमें, यानी मैट्रिक्स x आ गया हमारे पास इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो ये मैट्रिक्स x हमें निकालना है हर हाल में, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमें गिवन था उसके अंदर जो हमारे वेरिएबल्स हैं x y और z, उनकी वैल्यूज क्या आएंगी। अब ये जो x y z हमने लिख लिया है यहाँ पर x इज इक्वल टू A इनवर्स B, तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। केस वन में क्या होगा, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 नहीं है तो इसका मतलब देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। तो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आ गया वो x इज इक्वल टू A इनवर्स B की हेल्प से रिप्रेजेंट करेगा और उसको हम बोलेंगे इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे या एक से ज्यादा एग्जिस्ट करे, सॉल्यूशन होना चाहिए। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कंसिस्टेंट बोलते हैं। कब बोलते हैं, व्हेन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, व्हेन सॉल्यूशन एग्जिस्ट वो होता है कंसिस्टेंट, और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता वो होता है इनकंसिस्टेंट। अब हम डिस्कस करेंगे बात केस 2 की, कि सेकंड केस में क्या पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकती है। देखिए केस 2 में हमने आपको बताया था कि अगर मैट्रिक्स A सिंगुलर है, केस 1 में क्या था, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट A नॉन जीरो था। सिंगुलर मैट्रिक्स अगर A आ जाए मतलब डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0 आ जाए तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एक स्टेप एक्स्ट्रा जिसका नाम है एडजॉइंट A इंटू B। एडजॉइंट A इंटू B का जब आप प्रोडक्ट निकाल लेंगे तब आपके पास फर्दर दो पॉसिबिलिटी होंगी कि फर्स्ट इफ एडजॉइंट A इंटू B इज इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0 ले लेते हैं फर्स्ट केस में। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, देन द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस डज नॉट एग्जिस्ट।
तब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट। क्या मतलब होता है? इनकंसिस्टेंट, कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं किया भाई। दूसरा पॉसिबिलिटी यहां पर एक और हो सकती है कि अगर इफ जो ये प्रोडक्ट हमने निकाला था एडजॉइंट ए इंटू बी, ये जीरो के इक्वल आ जाए। जीरो का मतलब ये ध्यान रखना यहां पर ये जीरो नहीं है, इट मींस जीरो मैट्रिक्स, यानी वो मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं, उसको जीरो मैट्रिक्स को हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। जीरो मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट सभी जीरो होते हैं, तो अगर ये जीरो के इक्वल आ जाए, यानी जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, देन द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हमें दिया हुआ था स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में, वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, दोनों पॉसिबिलिटी वहां पर हो सकती हैं। डिपेंड करेगा, अगर उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आए तो कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट आया तो इसका मतलब वो होगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब ही यही होता है कि सॉल्यूशन कोई अगर एग्जिस्ट नहीं करता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, तो वो इनकंसिस्टेंट है। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कोई भी, इफ इट एग्जिस्ट, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तो इसका मतलब होता है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है। देखिए, अभी हमने जो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट सीखा है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके देख रहे हैं। एक्सरसाइज 4.6 का फर्स्ट क्वेश्चन में चेक कर रहे हैं, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें चेक करना है, ये दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशंस हैं इनको मैट्रिक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो जो मैट्रिक्स ए होता है वो है कोफिशिएंट्स का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखिए 1 और 2 और यहाँ पर 2 और 3, तो 1 2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई 2 3, ये मैट्रिक्स ए हो गया। मैट्रिक्स एक्स जो होगा वो होगा मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, यानी एक्स वाई दो ही वेरिएबल है इसमें, और मैट्रिक्स बी जो है वो है कॉन्स्टेंट्स जो राइट साइड पे दिए हुए हैं हमें, यानी 2 और 3। हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो सबसे पहला स्टेप होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना। ये जो मैट्रिक्स है हमारा 2/2, हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख रहा हूं, देखिए मैं 1 2 2 3, इसको एक्सपेंड करेंगे। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 माइनस 2 को 2 से 4, 3 माइनस 4 -1 आ गया, देखिए नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। हमने आपको पहले ही बताया था, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 आए और ए नॉन सिंगुलर है, तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम x इज इक्वल टू ए इनवर्स भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देयरफॉर जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ये बात दिमाग में बिठा लेनी है, जब भी कंसिस्टेंट वर्ड आएगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इनकंसिस्टेंट वर्ड आएगा सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए अब हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें भी वही चेक करना है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। दो इक्वेशंस गिवन है 2 वेरिएबल्स में। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए की फॉर्म में लिखेंगे, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 1 2 और कोफिशिएंट ऑफ वाई है 3 6, ये मैट्रिक्स ए हो गया। मैट्रिक्स एक्स जो बनेगा वो मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स होता है, यानी एक्स और वाई, क्योंकि दो ही वेरिएबल हैं इस इक्वेशन के अंदर। और तीसरा जो मैट्रिक्स होता है बी, वो है राइट साइड पे जो कांस्टेंट लिखे हमने 5 और 8, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो है डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करना। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, देखिए 1 3 2 6। तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, क्या आएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 माइनस 6 0। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो इक्वल टू 0 आ गया, मतलब जो मैट्रिक्स ए है वो है सिंगुलर, ए इज सिंगुलर। जो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उनके लिए ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होता है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये तो आ गया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन अभी कंसिस्टेंसी चेक नहीं हुई है कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या नहीं। तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना होता है प्रोडक्ट एडजॉइंट ए, हमने आपको बताया था एडजॉइंट ए इंटू बी। ये वैल्यू निकालनी है, ये डिसाइड करेगी
कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट आएगा या इनकंसिस्टेंट। तो मैट्रिक्स ए जो हमें गिवन था, हम पहले उसी को लिखते हैं फिर से। ये मैट्रिक्स था 1 3 2 6 और इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो कोफैक्टर लिखने पड़ेंगे हमें। कोफैक्टर थे हमारे A11 A12, इसका सुफिक्स नेगेटिव है, सम जो है 1 और 2 का सम ऑड नंबर है, और जब सुफिक्स का सम ऑड नंबर होता है तो हमने बताया था आपको नेगेटिव साइन लगाना होता है। A21 और A22, तो A21 का भी साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि सुफिक्स का सम ऑड नंबर है। क्योंकि 4 एलिमेंट है तो 4 ही कोफैक्टर निकलेंगे। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये छोड़ देंगे, क्या बचा 6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा सिर्फ 2, माइनस पहले से है तो -2 हो जाएगा। अब उसके बाद है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लिख रहे हैं आप। देखिए सेकंड रो, ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया हमने, क्या बचा 3 यानी -3। और सेकंड रो सेकंड कॉलम की बात करेंगे जब, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया तो 1 बच रहा है। ठीक है, तो जो एडजॉइंट ए आएगा वो क्या होगा, इन कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स बनेगा 6 -2 -3 1, इसका ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज लेंगे आप तो देखिए आपको पता है ट्रांसपोज के अंदर हम क्या करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देंगे। तो 6 -2 -3 1, ये मैट्रिक्स आगे एडजॉइंट है। तो देखिए हमें एडजॉइंट ए और बी का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट ए की वैल्यू आई हमारे पास 6 -2 -3 1, और जो मैट्रिक्स बी था कॉन्स्टेंट्स का यानी 5 और 8, इनको मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट रो है, इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 30, फिर प्लस साइन। -3 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, -24, ये आ गया फर्स्ट एलिमेंट। अब -2 को दूसरी रो को इसी कॉलम से, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, फिर प्लस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो ये आगे देखिए 30 -24 यानी 6, और -10 + 8 -2। ये जो है ये नॉट इक्वल टू 0 आया, यानी 0 मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है ये। मतलब देयरफॉर एडजॉइंट A इंटू B इज नॉट इक्वल टू O, मतलब 0 मैट्रिक्स। देयरफॉर जो सिस्टम है हमारा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, वो क्या हो गया, इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट हो गया वो, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 आ गई ये प्रोडक्ट। और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, कि उनका सॉल्यूशन कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से आप किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें भी लिखा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। अब सॉल्व करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मतलब x और y की वैल्यूज निकालनी है आपको। तो फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 2y = 4, और सेकंड इक्वेशन है 7x + 3y = 5। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स A जो है हमारा बनेगा 5 7 यानी कोफिशिएंट्स का, और 2 3। मैट्रिक्स X जो है वो है मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल्स यानी XY, और मैट्रिक्स B जो है वो है मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स यानी 4 5, वो कॉन्स्टेंट्स जो राइट साइड पे लिखे होते हैं। ठीक है, अब हमें सबसे पहला स्टेप इसका जो करना है वो है डिटर्मिनेंट A। तो देखिए डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं 5 7 2 3। एक्सपेंड करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 15, माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 15 - 14 1। तो क्लियर है, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर A इज मैट्रिक्स जो A था दैट इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर तो इसका मतलब क्या हुआ, A इनवर्स एग्जिस्ट, जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर ऑल्सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हमें गिवन है वो कंसिस्टेंट है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कोई भी आए चाहे। तो सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमारे पास जो मैट्रिक्स थी, सॉल्यूशन हमने लिखा था वो Ax = B की फॉर्म में है, और इसका जो सॉल्यूशन होता है हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, वो x = A इनवर्स B की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करके कैलकुलेट करते हैं। तो A इनवर्स निकालना है, और A इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है एडजॉइंट A। तो आप यहां लिख सकते हैं टू फाइंड एडजॉइंट A। एडजॉइंट A के लिए कोफैक्टर निकालने, तो पहले मैट्रिक्स A लिख लेते हैं। देखिए
5 2 7 3 ये मैट्रिक्स ए है। 4 एलिमेंट है, 4 को फैक्टर आएंगे A1 1 A1 2 A2 1 A2 2, और जिनके सुफिक्स का सम ऑड नंबर है वो नेगेटिव साइन के साथ आएंगे और 2 पॉजिटिव साइन के साथ। तो A1 1 का मतलब है आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, सिर्फ 3 बचेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मतलब है A1 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देना है तो सिर्फ 7 बचेगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है तो सिर्फ यहां से 2 बचेगा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो ये 5 बचेगा, यानी 5। अब हमने एडजॉइंट ए लिखना, देखिए यहां लिख के दिखा रहे हैं आपको। एडजॉइंट ए जो है वो मैट्रिक्स बनता है, जो कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स बनता है 3 -7 -2 5, इसका ट्रांसपोज लेने पे आएगा। तो एडजॉइंट ए हमने लिख लिया है ट्रांसपोज के बाद 3 -7, ये जो फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम बन गया, -2 5 सेकंड रो थी सेकंड कॉलम बन गया, ठीक है। अब हमने निकालना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है ए इनवर्स निकालने के लिए। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बताया था? ए इनवर्स का फॉर्मूला था 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए हमने निकाल रखा है, 1 आया था 1/1, और एडजॉइंट ए हमने ये निकाला अभी 3 -7 -2 5। आप यहां मेंशन कर सकते हैं बिकॉज डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 1। तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद सेम यही मैट्रिक्स आ जाएगा 3 -7 -2 5, ये एडजॉइंट ए इनवर्स आ गया हमारे पास अभी। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बताया था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू लिख लेते हैं, x की वैल्यू लिख लेते हैं x बाई ए इनवर्स की वैल्यू 3 -7 -2 5, और मैट्रिक्स बी की वैल्यू जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स लिखा था स्टार्टिंग में राइट साइड में जो कांस्टेंट थे इक्वेशंस के, यानी 4 5। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब आप क्या आएगा देखिए। फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 4 12, और -2 × 5 -10, फिर -7 × 4 दूसरी रो को इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ -7 × 4 -28, दूसरा दूसरे एलिमेंट के साथ +5 × 5 25। तो सॉल्व करके आ गया 12 - 10 2, और -28 + 25 यानी -3। तो इनको इक्वेट जब करेंगे आप दोनों साइड्स को xy और 2 - 3 को, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं मैट्रिसेस के, यानी x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू -3। तो ये देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमने वेरिएबल x और y की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। देखिए 12th क्वेश्चन कर रहे हैं। इस बार हमने एक जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है वो 3 वेरिएबल्स में दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, मैट्रिक्स ए लिखेंगे। कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो फर्स्ट कॉलम में लिखे जाएंगे 1 2 1, कोफिशिएंट ऑफ वाई दूसरे कॉलम में लिखे जाएंगे -1 1 1, और कोफिशिएंट ऑफ जेड तीसरे कॉलम में लिखेंगे 1 -3 1। इसी तरह से मैट्रिक्स x जो है वो मैट्रिक्स बनेगा वेरिएबल्स का, 3 वेरिएबल्स हैं तो x y z तीनों वेरिएबल आएंगे, और कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स 4 0 2, ये मैट्रिक्स b की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा 4 0 2, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमें कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इस मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। एक्सपेंड कर लेते हैं, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a को क्या आएगा 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे 1 × 1 1 माइनस अपनी तरफ से, और 1 × -3 फिर इसका साइन नेगेटिव होता है -1, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे। अब आप देखिए ये फर्स्ट रो ये सेकंड कॉलम छोड़ देते हैं तो 2 × 1 2 -1 × -3 फिर +1। अब आपने थर्ड कॉलम छोड़ देना है, ये स्किप कर देंगे तो 2 × 1 2 -1 × 1 1। जब आप सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट है तो क्या आएगा 1 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 3 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2 इंटू ये भी माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 इंटू 2 - 1 1। तो ये देखिए 3 + 1 4 प्लस 3 + 2 5 और +1, तो 5 + 4 9 + 1 10 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। Therefore determinant A not equal to 0. A is non-singular. A is
नॉन सिंगुलर। इसका मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट होगा। अब हम बात करेंगे, जब हमें पता चल गया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है टू फाइंड एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपने क्या करना है, एडजॉइंट ए के लिए हमें सबसे पहले कोफैक्टर लिखने हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये जो कोफैक्टर हमने लिख लिए हैं, इन कोफैक्टर में देखिए अब जिनके सुफिक्स का सम ऑड नंबर है उनके आगे नेगेटिव साइन लगाना। तो 1 2 1 + 2 3 सुफिक्स का सम ऑड नंबर है, माइनस साइन आएगा। 2 1 2 + 1 3 सुफिक्स का सम ऑड नंबर है, माइनस साइन आएगा। 3 + 2 5 सुफिक्स का सम ऑड नंबर है, माइनस साइन। 2 + 3 5 सुफिक्स का सम ऑड नंबर है, -1। तो ये सारे के सारे कोफैक्टर हमने अब लिख लेने हैं। हमने आपको सिखाए हुए हैं कैसे लिखते हैं, आपने अपने आप ये लिखने हैं और देखिए कैसे आएंगे लिखे हुए हमारे पास कोफैक्टर सारे के सारे। देखिए कोफैक्टर्स आ गए आपके पास सारे के सारे। A11 4 आ गया है, A12 -5, A13 1, A21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, A31 2 है, A22 0, A32 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, A23 -2 है और A33 3। अब इन मैट्रिक्स जो कोफैक्टर्स आए हैं इनका मैट्रिक्स लिखेंगे हम एडजॉइंट ए। देखिए जो एडजॉइंट ए आएगा वो कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज लेना होता है। 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3 और इसका ट्रांसपोज। तो जब आप इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट ए निकल जाएगा हमारे पास। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 4 -5 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 0 -2 और थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी 2 5 3। ये एडजॉइंट ए आ गया। अब हमने लिखना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमने निकाल रखी है 1 डिटर्मिनेंट ए क्या आया था हमारा, डिटर्मिनेंट ए हमारा आया था 10। तो लिखेंगे 1/10 इंटू एडजॉइंट ए। 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, राइट। और हमने निकालना है x यानी वेरिएबल x बाई जेड की वैल्यू। वो हमने आपको बताया था इक्वेशन की फॉर्म में x = a इनवर्स b के इक्वल होता है। तो देखिए x का मतलब था x बाई जेड, मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल्स। a इनवर्स ये लिख लिया हमने 1/10 इंटू 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3 और जो मैट्रिक्स b है कॉन्स्टेंट्स का 4 0 2 एज इट इज। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना पहले। देखिए कर रहे हैं 1/10 इंटू ये फर्स्ट रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे एलिमेंट के साथ। तो 4 × 4 16 प्लस 2 × 0 0 प्लस 2 × 2 4। अब दूसरी रो की बात करेंगे, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, -5 × 4 -20 प्लस 0 × 0 0 5 × 2 10। तीसरी रो के तीनों एलिमेंट इस कॉलम के तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे, पहला पहले के साथ 1 × 4 4, दूसरा दूसरे के साथ -2 × 0 और तीसरा तीसरे के साथ 3 × 2 6। तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 16 + 4 20 -10 10 और ये 10 से डिवाइड भी करना है अंदर। तो देखिए जो x y z है हमारे पास ये आ जाएगा 2 -1 1 और इक्वेट करेंगे जब इनको तो x की वैल्यू 2 आ रही है, y की -1 और z की 1। तो देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से सॉल्व किया और x y z तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल दी। आप चाहें तो ये आंसर जो है क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो ये वैल्यूज निकाली है x y z की वेदर दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट और नॉट। तो ये जो वैल्यूज निकली है x y z की, हमारे पास स्टार्टिंग में 3 इक्वेशंस गिवन थी 1 2 और 3। आप तीनों में से किसी भी इक्वेशन में यहां x y z पुट करके देखें जो हमारा आंसर आया है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम आएंगी। तो इससे ये प्रूफ भी हो जाएगा, चेक भी हो जाएगा हमारा कि हमने जो वैल्यूज निकाली है वो बिल्कुल सही है। देखिए एक्सरसाइज 4.6 का लास्ट क्वेश्चन 16 डिस्कस कर रहे हैं जिसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताई हुई है।
कि मैट्रिक्स की मेथड की डिटरमिनेंट के चैप्टर में आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे यानी कहां यूज करेंगे हम इसको रियल लाइफ में, हमारे किस काम आएगा मैट्रिक्स, वो बताता है। लिखा है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is ₹60. Cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is ₹90. Cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, यानी ऑनियन, व्हीट और राइस की कॉस्ट हमें पर केजी निकालनी है इंडिविजुअली। तो लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन दैट इज ₹X, कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat is ₹Y and cost of 1 kg rice इज ₹Z। तो ये हमारे पास हमने लेट कर ली कि पर केजी प्राइस जो था इंडिविजुअली हर आइटम का वो X, Y और Z ले लिया। तो जो इक्वेशंस गिवन है वो किस तरह से लिखी जाएंगी, 4 kg ऑनियन यानी 4X प्लस 3 kg व्हीट यानी 3Y और प्लस 2 kg राइस यानी 2Z, इनकी कॉस्ट है 70 तो 60 तो इज इक्वल टू 60। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन में लिखा है 2 kg ऑनियन यानी 2X प्लस 4 kg व्हीट यानी 4Y प्लस 6 kg राइस यानी 6Z इज इक्वल टू 90। और थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग 6 kg ऑनियन यानी 6X प्लस 2 kg व्हीट यानी 2Y एंड 3 kg राइस इज 3Z इज इक्वल टू 70। तो ये तीन इक्वेशन आ गई हमारे पास, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। अब हमने इसको लिखना है मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो मैट्रिक्स ए जो है वो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनेगा। कोफिशिएंट ऑफ X लिखे जाएंगे पहले 4 2 6, फिर कोफिशिएंट ऑफ Y 3 4 2 और फिर कोफिशिएंट ऑफ Z यानी 2 6 3। मैट्रिक्स X हमारा पहले की तरह एज यूजुअल वेरिएबल्स का मैट्रिक्स बनेगा X Y Z, और मैट्रिक्स B जो है वो कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स बनेगा 60 90 और 70। तो देखिए डिटरमिनेंट A कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं 4 3 2 2 4 6 6 2 3। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे 4 इंटू ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे 4 मल्टीप्लाई 3 12 माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 12, फिर माइनस 3 इंटू, अब सेकेंड रो छोड़नी है फर्स्ट रो के साथ, सेकेंड कॉलम सॉरी, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई 6 36 और फिर प्लस 2 इंटू, अब ये थर्ड कॉलम छोड़ेंगे फर्स्ट रो के साथ, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 24, तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 24। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू माइनस 36 प्लस 6 यानी माइनस का 30 और प्लस 2 इंटू माइनस 24 प्लस 4 यानी माइनस का 20, तो ये तो 0 हो गया। ये माइनस 30 मल्टीप्लाई माइनस 3 यानी प्लस का 90 बन गया, और ये माइनस 40, 90 माइनस 40 50 आ गया। देखिए नॉट इक्वल टू 0, तो डिटरमिनेंट A की जो वैल्यू है वो 50 आ गई हमारे पास। मतलब जो मैट्रिक्स A है वो नॉन सिंगुलर हो गया, और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उनके लिए A इनवर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। A इनवर्स एग्जिस्ट करने के बाद अब हम सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास आएगा वो आएगा टू फाइंड एडजॉइंट A, टू फाइंड एडजॉइंट A। और एडजॉइंट A निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, कोफैक्टर निकालने होते हैं। तो सारे कोफैक्टर लिख रहे हैं, देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, 9 के 9 को फैक्टर आपने लिख लेने हैं इस तरह से, और जिनके सुफिक्स का सम ऑड नंबर है जैसे 1 2 है वहां नेगेटिव साइन भी लगाने हैं, यहाँ नेगेटिव आएगा, 3 2 पे नेगेटिव आएगा और 2 1 पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो देखिए जो को फैक्टर्स की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास ये आ जाएंगी। अब तो देखिए ये सारे कोफैक्टर्स आ गए, A11 0 आ गया, A12 30, A13 माइनस 20, A21 माइनस 5, A22 0, A23 माइनस 10 आया था तो माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, A31 10, A32 माइनस 20 और A33 10। इन सभी कोफैक्टर्स का हमने एडजॉइंट A की फॉर्म में लिख लिया मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज लेना, ट्रांसपोज लेते ही एडजॉइंट आ जाएगा। देखिए 0 30 माइनस 20, यानी जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगी -5 0 10, और थर्ड रो थर्ड कॉलम 10
-20 10, ये हमारे पास एडजॉइंट ए निकल गया है। हमने निकालना है ए इनवर्स, उसका फॉर्मूला था 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए हमारे पास 50 आया था, तो 1/50 और एडजॉइंट ए ये वैल्यू लिख देंगे हम 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10। ए इनवर्स निकल गया। अब हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस था उसका हमें सॉल्यूशन जो होता है वो क्या था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x का मतलब था x y z मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। ए इनवर्स हमने निकाला अभी 1/50 इंटू 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10 और मैट्रिक्स बी जो हमारा कॉन्स्टेंट्स था यानी 60 90 और 70 इनका मैट्रिक्स होता है। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, देखिए कर रहे हैं 1/50 बाहर एज इट इज रहेगा, 0 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट रो जो है ये पूरी फर्स्ट रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई होगा। 0 × 60 0, -5 × 90 -450, 10 × 70 प्लस 700। फिर दूसरा जो रो है वो तीनों एलिमेंट दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे इस कॉलम से। 30 × 60 1800 प्लस 0 × 90 0 -20 × 70 1400 और तीसरी रो के तीनों एलिमेंट इनसे मल्टीप्लाई होंगे। -20 × 60 यानी -1200, 10 × 90 900 और प्लस 10 × 70 700। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 1/50 बाहर रहेगा, 700 - 450 यानी 250, 1800 - 400 यानी 400 और 9 + 7 1600 - 1200 अगेन 400 और ये 1/50 यानी 50 से डिवाइड हो जाएंगे सारे। तो हमारे पास जो x y z की वैल्यूज आ जाएंगी मैट्रिक्स की फॉर्म में वो आ जाएगा 5 5 50 यानी 5 8 8। तो देखिए अगर इक्वेट करें तो x हमारे पास 5 आ गया है, y 8 आ गया है और z जो है वो 8 आ गया है। और ये x y z जो हमने लिखे थे स्टार्टिंग में वो क्या लिखे थे, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन ₹x, वो हमारा सॉल्व करके आया यानी ₹5 पर kg जो है वो ऑनियन का प्राइस आ गया। कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट हमने y लिखा था यानी ₹8 पर kg वीट का प्राइस आ गया और कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस को हमने z लिखा था तो यानी जो ₹8 पर kg जो है वो हमारे पास राइस का प्राइस निकल गया है। तो ये थी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हमने यूज कर ली है मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से। मैट्रिसेस की इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व करके यूज करके प्रैक्टिकली लाइफ में, रियल लाइफ में किस तरह से क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसका ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। तो देखा बच्चों आपने, ये था क्लास 12th का चैप्टर 4 एनसीईआरटी बुक का डिटर्मिनेंट्स, जिसकी आज लास्ट एक्सरसाइज हमने डिस्कस करी आपके साथ। मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी बच्चों ने जो क्वेश्चंस बाकी के बच गए हैं, रह गए हैं, उनकी खुद से प्रैक्टिस करनी है, उनको सिंप्लीफाई करना है और इस वीडियो की में जो मेथड सिखाए हैं उनकी हेल्प लेनी है। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चैप्टर 5 के साथ मिलेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तो आपसे आशा करते हैं कि क्लास 11th में आपने जो चैप्टर पढ़ा था लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, उसका थोड़ा सा आप पहले से रिवीजन करके आए ताकि जब चैप्टर 5 शुरू होगा वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए एडुसेट के साथ। थैंक यू।